नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम कक्षा 10 की गणित का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। रियल नंबर। रियल नंबर समझने से पहले हम उसकी कुछ बेसिक समझ लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर होते क्या हैं? जितनी भी गिनती वाली संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट, जितनी भी गिनती वाली संख्याएं हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। उसके बाद पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याओं को होल नंबर भी बोलते हैं। होल नंबर क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 डॉट डॉट। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि जीरो को जोड़ दिया जाए पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद पूर्णांक को इंटीजर बोलते हैं, इंग्लिश में इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? यानी कि पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आगे तक। और इनके समूह में, पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक, जैसे -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक को जोड़ दिया जाता है, पूर्णांक कहलाते हैं। जीरो से जितने भी बड़े हैं धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। धनात्मक पूर्णांक। जीरो से जितने भी छोटे हैं वे ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। जीरो ना तो ऋणात्मक है ना तो ऋणात्मक है, ना ही धनात्मक है। उसके बाद बात आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कोई एग्जांपल ले लें, 7/3। p की जगह पे 7 और q की जगह पे 3। यहाँ पे लिख लो q नॉट इक्वल 0, क्योंकि q हर 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा ले लो 10/2 ले लो। कोई भी एग्जांपल उठा के ले लो, 25/3 ले लो। ये सब क्या है? परिमेय संख्या। इनको बटे के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पे q की वैल्यू 0 नहीं है। जैसे यहाँ से कोई पूर्णांक उठा लो, मैंने 3 ले लिया, मैं यहाँ से 3 ले लिया, 3 के नीचे कोई भी 2। ये क्या है? जितनी भी पूर्णांक हैं वे क्या हैं? परिमेय संख्या है। और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अपरिमेय। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं।
जैसे कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनके वर्गमूल क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। जैसे √2, √3, √5, पाई etc इत्यादि। लेकिन पाई यहाँ पे अपरिमेय है, लेकिन पाई का मान जो होता है 22/7 वह क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। पाई अपरिमेय होती है और पाई का जो मान 22/7 है वह परिमेय संख्या है। ये सब इनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद बात आती है वास्तविक संख्याएं, जो कि हमारे चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर क्या होता है। वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। परिमेय तथा अपरिमेय। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। उसके बाद बात आती है हमारे चैप्टर में एक प्रमेयिका है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो अन्य कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। सिद्ध किया हुआ कथन है जो अन्य कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। यानी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्याओं का निर्माण होता है। उसके बाद हमारे बुक में है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। प्रमेयिका का अर्थ है प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है जो अन्य कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। इधर हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई दो धनात्मक पूर्णांक दिए हैं। कोई दो धनात्मक पूर्णांक दिए हुए हैं। जैसे मैं
25 और 8 ले लें। कोई दो धनात्मक पूर्णांक दिए हैं 25 और 8। 25 इज ग्रेटर देन 8 से, तो यहाँ पे 25 8 से बड़ा है, तो मैं 8 को 25 को 8 से भाग दे देंगे। 8 त्रिक 24। यहाँ रिमाइंडर एक शेष बचा, हम 25 को लिख सकते हैं 25 इक्वल टू 8 इंटू 3 प्लस का 1 लिख सकते हैं। यानी जो दो कोई दिए रहने धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर उनको हम इस रूप में लिख सकते हैं। इसी तरह कोई दो धनात्मक पूर्णांक दिए हैं ए और बी, ए इज ग्रेटर देन बी से, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बी से ए को डिवाइड कर देंगे तो इसका कोई क्वोटिएंट क्यों आएगा और कोई रिमाइंडर आर बच जाएगा। तो हम इसको ए को क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल बी इंटू क्यू प्लस का आर लिख सकते हैं। यहाँ पे रिमाइंडर हमेशा रिमाइंडर या तो जीरो आएगा या जीरो से बड़ा आएगा, लेकिन जिससे भाग दिया जाएगा भाजक से हमेशा ही रिमाइंडर छोटा रहेगा। यहाँ पे रिमाइंडर एक आया, या तो रिमाइंडर एक जीरो आ सकता था या जीरो के बराबर आ सकता था, जीरो से बड़ा आ सकता था, लेकिन रिमाइंडर हमेशा ही भाजक से छोटा रहेगा। उसी तरह यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर या तो जीरो आएगा या तो जीरो के बराबर आएगा या जीरो से बड़ा रहेगा, लेकिन जिससे भाग दिया जाएगा उससे छोटा रहेगा। यहाँ पे जो ए प्रमेयिका निकल के आई है यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसी को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। उसके बाद बात आती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है, इसमें दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहते हैं, उनका एचसीएफ ज्ञात करना ही जो इनके चरणों का अनुसरण किया जाता है, उन्हीं चरणों को हम विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दो धनात्मक पूर्णांक दिए हैं सी और डी, सी और डी कोई दो धनात्मक पूर्णांक दिए हैं, सी इज ग्रेटर देन है डी से, तो हम सी और डी का एचसीएफ विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेयिका द्वारा करेंगे। सी इज ग्रेटर देन सी बड़ी है तो हम डी से डिवाइड कर देंगे सी को, सी से डिवाइड करेंगे सी को, तो यहाँ पे कोई भागफल क्यों आएगा और कोई रिमाइंडर आर आएगा। यदि इस स्थिति में क्या आ रहा है, रिमाइंडर जीरो आ रहा तो सी और डी का एचसीएफ डी हो जाएगा। यदि इस स्थिति में रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो हम आर और डी का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो फिर मैं यहाँ पे आर को भाजक और डी को भाज्य मान लेंगे। उसके बाद फिर मैं क्या दे दूँगा, भाग। उसके बाद कोई क्वोटिएंट क्यों 1 आ गया, उसके बाद रिमाइंडर फिर बच गया R1। यदि इस स्थिति में यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो C और D का एचसीएफ R हो जाएगा। अगर जीरो नहीं आ रहा है तो फिर इसको हम भाग दे देंगे R को R1 से, तो इस स्थिति में फिर क्या क्वोटिएंट कोई क्यों आएगा भागफल और रिमाइंडर R बचेगा। यदि इस स्थिति में जीरो आ रहा है तो C और D का एचसीएफ R1 हो जाएगा। जो ये चरण प्रयोग किए जाते हैं इन्हीं चरणों को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं। इसमें क्या है, दो धनात्मक पूर्णांकों का
HCF ज्ञात करने के लिए जो चरणों का प्रयोग किया जाता है या जिन चरणों का प्रयोग किया जाता है विभाजन, यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं डी को क्या लिख सकता था, पहला चरण। सी डी है तो मैं यहाँ पे सी को लिख सकता था, सी बराबर डी क्यू प्लस का आर, डी क्यू प्लस का आर पहला चरण होगा। इस स्थिति में आर नॉट इक्वल 0 आया। फिर सेकेंड स्टेप में मैं लिख सकता था डी को, डी इक्वल आर इंटू Q1 प्लस का R1। इस स्थिति में भी R इक्वल टू नॉट इक्वल 0। फिर अगली वाली स्थिति में थर्ड R को मैं लिख सकता था R इक्वल R1 इंटू Q2 प्लस R2। अगर इस स्थिति में रिमाइंडर 0 आ गया इस R, तो इस स्थिति में R1 ही क्या हो जाएगा, HCF किसका, C एंड D का HCF क्या हो जाएगा, R1। इन्हीं चरणों को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं। यहाँ पे हमको क्या, अगर दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर हमें ऐसी दो अद्वितीय धनात्मक पूर्णांक मिलते हैं जिनका यूक्लिड विभाजन प्रमेय एल्गोरिथ्म निकाला जाता है। इन्हीं चरणों को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं। अब आपकी बुक का पहला एग्जाम्पल है, उदाहरण नंबर 1 दिया है 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। अगर आपको ये वाला नहीं समझ में आई है एल्गोरिथ्म तो इसमें समझ में अवश्य आ जाएगा। इसमें क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक दिए हैं 4052 और 12576, 12576 दिए हैं। तो इसमें ये छोटा है ये बड़ा है 12576, तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे इनका HCF निकालेंगे 4052 का 12576 से भाग दे देंगे, 12576 से भाग दे देंगे, 3 बार जाएगा, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लो विभाजन एल्गोरिथ्म। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 12576 पहला स्टेप, 12576 बराबर 4056 गुणे का 3, जो
बच गया है रिमाइंडर 420। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आर इज इक्वल नॉट इक्वल 0, पहला स्टेप हो गया। अब इसको मैं भाजक मान लूँगा और 4052 को 9 शून्य शून्य 9 दूनी 18 की 8 9 चौक 36 1 37 2 7 272। अब मैं 4052 को सेकेंड स्टेप 4052 को लिख सकता हूँ 420 मल्टीप्लाई 9 प्लस का 272। इस स्थिति में भी आर नॉट इक्वल 0 आया। अब 272 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको बना लेंगे फिर भाजक। 420 को हम भाज्य बना लेंगे, एक बार जाएगा 272। 10 से गए 2 8 बचा, यहाँ 11 7 4 बचा, यहाँ 1 बचा। अब 420 को हम लिख सकते हैं 420 को मैं लिख सकता हूँ 272 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 148। इस स्थिति में आर नॉट इक्वल 0 आया। तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप अगला आएगा। अब 148 से 272 को भाग दे देंगे। 148 एकम 148, 12 से 8 जाएंगे 4 बचेंगे, 6 से 4 जाएंगे 2 बचेंगे, 2 से 124। अब 272 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 272 बराबर 148 गुणा का 1 प्लस का 124। इस स्थिति में भी आर नॉट इक्वल 0 आया। फिर 124 को हम भाजक बना लेंगे 148 को, एक बार गया 124, 4 बचा 2 बचा। अब 148 को अगला स्टेप 148 इक्वल टू 124 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 24। अब 124 को 24 से डिवाइड कर देंगे, 5 बार जाएगा 120 आएगा, यहाँ पे 4 बचेगा। अब छठा स्टेप हो जाएगा 124 मल्टीप्लाई 24 गुणे 5 प्लस का 4। इस स्थिति में भी रिमाइंडर आर इक्वल नॉट इक्वल 0। अब 4 को यहाँ पे जगह नहीं बच रही, इधर लिख रहे हैं। 4 को मैं 24 से भाग दे देंगे 4 को, 4 छंग 24 मल्टीप्लाई 0। अब मैं 24 को क्या लिख सकता हूँ, इस 24 को यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 6 0। इस स्थिति में 7 नंबर स्टेप आ गया। यहाँ पे आर इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 के बराबर आ गया। अतः HCF क्या हो जाएगा, HCF किसका 4052 12576 का हो जाएगा 4। यही आपका आंसर होगा। इन्हीं चरणों को हम विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। उदाहरण नंबर 3 है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4 क्यू प्लस
1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तब b बराबर क्या हो जाएगी? तब b बराबर 4। मान लीजिए a और b कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो b बराबर मैंने 4 लिया। तो a को हम b यानी 4 से भाग दे देंगे तो कोई भागफल क्यों आएगा और कोई रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर 4 से छोटा ही आएगा, या तो रिमाइंडर 0 आ सकता है, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या तो 3 4 नहीं आ सकता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। तो इसके संभव मान ए के संभव मान क्या हो जाएंगे? ए के संभव मान हो जाएंगे, यदि आर बराबर 0 रखूँगा तो ए के संभव मान हो जाएंगे 4q। पहला 0 रखूँगा तो 4q आएगा, दूसरा 1 रखूँगा तो 4q प्लस 1 आएगा, अगला रखूँगा 2 तो 4q प्लस 2 आएगा, 4q प्लस 2, अगला रखूँगा 3 तो 4q प्लस 3 आएगा। अब ए के संभव मान 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3 हो रहा है। अब यहाँ पे 4q और 4q प्लस 2, 4q को हम 2 लिख सकते हैं और 2q लिख सकते हैं, और 4q प्लस 2 में हम लिख सकते हैं 2, यहाँ पर भी कॉमन है, 2q प्लस 1। अब इसमें 4q में 2 कॉमन हो रहा, 4q प्लस 2 में भी 2 कॉमन हो रहा है, इसलिए 4q प्लस 2 एक समधनात्मक पूर्णांक होंगे, क्योंकि इसमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 4q तथा 4q प्लस 2 समधनात्मक पूर्णांक होंगे। समधनात्मक पूर्णांक होंगे, क्योंकि इन दोनों में 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः शेष क्या बचे? 4q प्लस 1, 4q प्लस 3, जो कि धनात्मक विषम पूर्णांक हैं। अतः 4q प्लस 1, 4q प्लस 3 के रूप के विषम धनात्मक पूर्णांक होंगी। विषम
धनात्मक पूर्णांक होंगी। अगला एग्जाम्पल है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती हैं कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम जगह घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं? तब हम इसमें 420 और 130, 420 काजू की बर्फियां हैं, 130 बादाम की। 420 और 130, एक काजू की बर्फियां हैं, ये हैं बादाम की बर्फियां हैं। इनका हम HCF निकालेंगे। ए बड़ा है 130 से, तो 130 को 420 से भाग दे देंगे। एक बार जाएगा 413 दूना 26, 3 बार जाएगा 390 आ गया। यहाँ पे 30 बच गया। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, एल्गोरिथ्म द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा पहला स्टेप, 420 को हम लिख सकते हैं 130 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 30। अब फिर इसको धनात्मक 130 से 4 बार गया, 120 आया, 10 बचा। 130 को हम लिख सकते हैं 130 इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 4 प्लस का 10। अब 10 से भाग दे देंगे 30 को। यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच गया। तीसरा स्टेप, 30 को हम लिख सकते हैं 10 गुणा 4, 10 गुणा 3 प्लस 0। इस स्थिति में 10 क्या हो जाएगा, 420 और 130 का HCF हो जाएगा, क्योंकि वहाँ ढेरियों की संख्या न्यूनतम स्थान घेरने की बात कर रहा था, तो यहाँ पे HCF ज्ञात करना पड़ेगा। अतः HCF 420 130 का हो जाएगा 10। अतः हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक प्रकार की बर्फियों के लिए मिठाई विक्रेता 10-10 ढेरी बना सकता है। प्रत्येक प्रकार की मिठाई बेचने के लिए 10-10 ढेरियां बना सकता है। 10-10 ढेरियां बना सकता है। ये आंसर आपका हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आप नए हैं तो इसका चैनल सब्सक्राइब कर लें।